गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 राष्ट्र के गौरव डॉक्टर अब्दुल कलाम के विषय में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के शीर्षस्थ विज्ञान मनीषी के रूप में विश्व भर में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा तथा लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, धैर्य एवं तत्परता के बल पर भारत को 5 परीक्षाफासों तथा वाला शक्तिशाली देश बनाने में सफलता प्राप्त की। इस पाठ में डॉक्टर कलाम के भव्य व्यक्तित्व एवं उनकी विलक्षण उपलब्धियों की झांकी प्रस्तुत की गई है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। चलो सिर उठाकर पड़े हर कदम इत्मीनान से, कहाँ छोड़ते हैं निशान वक्त की रेत पर, जो पग डगमगाते लरसते झिझकते घिसटते। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए व्यक्ति में आत्मगौरव, दृढ़ता तथा आत्मविश्वास की आवश्यकता को प्रतिपादित करती यानी प्रमाणित करती है। इन पंक्तियों के रचयिता ने साधारण परिवार में जन्म लेकर अपनी असाधारण प्रतिभा, प्रबल आत्मविश्वास, असीम धैर्य, कठोर परिश्रम एवं लक्ष्य के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता के द्वारा वक्त की रेत पर अपने महान कार्यों की जो अमिट छाप छोड़ी है वह युगों तक अविस्मरणीय रहेगी तथा आने वाली पीढ़ियों को आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प एवं कर्मनिष्ठा की प्रेरणा देती रहेगी। लेकिन कौन है वे उपर्युक्त पंक्तियों के कविता के पंक्तियों के रचयिता? इन पंक्तियों के सम्माननीय लेखक है अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। यह नाम बहुत लंबा है ना, वास्तव में इसमें अब्दुल कलाम ही प्रस्तुत हस्ती का वास्तविक नाम है। अबुल थे उनके परदादा, फकीर दादा, जैनुलाब्दीन पिता और स्थानीय प्रथा के अनुसार 4 पीढ़ियों के नाम यहाँ एक साथ क्रम से जोड़ दिए गए हैं। यह नाम है भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जिन्हें विश्व भर में भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त है। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम यानी तमिलनाडु के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके दादा इन्हें प्यार से अबू कहकर पुकारते थे। कलाम के पिता थे जैनुलाब्दीन, जो अत्यंत उदार, सत्यनिष्ठ एवं धर्मपरायण व्यक्ति थे। माँ आशियम्मा स्नेह की प्रतिमूर्ति थी। वे उदारतापूर्वक अतिथि सत्कार किया करती थी। बालक कलाम पर अपने माता पिता के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने पिता से आत्मानुशासन और ईमानदारी तथा माता से ईश्वर विश्वास और करुणा भाव की प्रेरणा ली। बालक के जीवन पर परिवार एवं परिवेश यानी चारों तरफ के माहौल का अमिट प्रभाव होता है, वो जिस माहौल में रहता है। बालक अब्दुल कलाम को बचपन में उनकी दादी और माँ जहाँ पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी, वही रामायण की कथा भी सुनाया करती थी। वहाँ आसपास का माहौल अत्यंत सौहार्दपूर्ण यानी मैत्रीपूर्ण था, लोग मिलजुल कर रहते थे। कलाम के पिताजी के सबसे घनिष्ठ मित्र थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम के प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी थे। दोनों के पृथक पृथक धर्म थे, यानी दोनों ही अलग अलग धर्म के थे, पर दोनों के हृदय में परस्पर गहरा सद्भाव था, सच्ची अभिन्नता थी। और ऐसे अच्छे वातावरण में रहकर बालक कलाम के मन में बचपन से ही सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव था। उदारता एवं मानव मात्र के प्रति प्रेम भाव के विचार बद्धमूल हो गए थे, यानी प्रेम भाव का गहरा प्रभाव था उनके मन में। बचपन में कलाम के जो सबसे पक्के मित्र बने वे तीनों हिंदू थे। इन तीनों में से एक थे पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र रामानंद शास्त्री। सच तो यह है कि परस्पर मन मिलते हो तो जाति, संप्रदाय और धर्म के बाह्य यानी बाहरी विभेद मित्रता में कहाँ बाधक बन पाते हैं। बालक अब्दुल कलाम ने प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में प्राप्त की। हाई स्कूल की परीक्षा रामनाथपुरम के स्वर्ण हाई स्कूल से उत्तीर्ण की। तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में 4 वर्ष तक अध्ययन करके BSc की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यहाँ अध्ययन करते हुए कलाम को भौतिक शास्त्र के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो गई। इसके बाद उनका दर्शन शास्त्र की ओर भी झुकाव हुआ। कॉलेज के विद्वान शिक्षकों के प्रेरणादायक व्यक्तित्व का कलाम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी अमूल्य शिक्षाओं को कलाम ने जीवन भर के लिए धारण कर लिया।
कॉलेज में पहुंचकर भी कलाम साहब की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। किशोरावस्था में अखबार बांटने से लेकर उन्होंने जो सर्वनिष्ठा प्रदर्शित की वह कॉलेज में पढ़ते हुए भी जारी रही। अवकाश में घर आते तो अपने भाइयों की दुकानों पर सामान बेचने में उन्हें तनिक भी संकोच का अनुभव नहीं होता था। कलाम बचपन से ही समुद्र के किनारे घूमते समय ऊंची उड़ान भरते पक्षियों की तरह आकाश में उड़ान भरने की कल्पना में खो जाया करते थे। इन्हीं कल्पनाओं को साकार करने के लिए उन्होंने बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मद्रास के तकनीकी संस्थान में दाखिला लेने का निश्चय किया, पर दाखिले के खर्च के लिए हजारों रुपयों की व्यवस्था कैसे हो। इनके पिताजी के पास इतने रुपए कभी जमा हो ही नहीं पाए थे। तब इनकी बड़ी बहन ने अपनी जेवर गिरवी रखकर इस समस्या का समाधान किया, यानी समस्या का हल खोजा। संस्थान में अध्ययन करते हुए नवयुवक कलाम ने विशेष अध्ययन के लिए जो विषय चुना था वह था एरोनॉटिकल अर्थात वैमानिकी इंजीनियरिंग। यहाँ विद्वान शिक्षकों से उन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग का गहन ज्ञान प्राप्त किया। कलाम ने निश्चय कर लिया कि उन्हें एक दिन विमान उड़ाना है। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद नवयुवक कलाम के सम्मुख अपने ज्ञान की परीक्षा की वेला आ खड़ी हुई। प्राध्यापक द्वारा इन्हें एक लड़ाकू विमान का नक्शा बनाने और चित्रांकन करने का निर्देश दिया गया। दुर्भाग्यवश यह कार्य यथा समय पूरा न हो सका। प्रोफेसर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कलाम को चेतावनी दी, कलाम तुम 3 दिन में यह काम पूरा न कर पाए तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। कलाम चिंतित हो उठे, क्योंकि छात्रवृत्ति बंद होने पर आगे शिक्षा जारी रखने में कठिनाई हो सकती थी। समय बहुत कम था और काम अत्यंत कठिन था, परंतु धुन के पक्के कलाम बिना खाए पिए रात दिन उस काम में जुटे रहे और समय सीमा के भीतर ही काम पूरा करके प्रोफेसर से प्रशंसा प्राप्त की। यह उनके कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प की विजय थी। मद्रास के तकनीकी संस्थान में अध्ययन पूरा करने के बाद कलाम ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर, यानी जो अब बंगलुरु है, में रहकर वैमानिकी का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब कलाम के लिए अपना कार्य क्षेत्र चुनने का अवसर उपस्थित हुआ। वे वायुसेना में अफसर बनने की अभिलाषा मन में लेकर साक्षात्कार हेतु देहरादून पहुंचे, परंतु यहाँ तो प्रथम एवं ग्रासे मक्षिका पात की कहावत चरितार्थ हो गई। यानी इसका अर्थ है प्रथम एवं ग्रासे मक्षिका पात की, पहले ही कार्य में मक्खी गिर जाना, अर्थात कार्य के प्रारंभ में ही बाधा उपस्थित हो जाने वाली बात हो गई। यहाँ इनका चयन ना हो सका। संभवतः चयन बोर्ड ने प्रत्याशियों की बौद्धिक योग्यता के बजाय शारीरिक योग्यता पर विशेष बल दिया होगा, यानी उम्मीदवारों के बुद्धि संबंधी योग्यता पर ध्यान न देकर उनकी शारीरिक योग्यता पर विशेष बल दिया था। कलाम को इस असफलता पर गहरा दुख हुआ। नवयुवक कलाम ने सोचा कि विमान उड़ाने का उनका बचपन का सपना बस सपना ही रह जाएगा। सौभाग्यवश तभी सन 1958 ईस्वी में रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय में वरिष्ठ यानी सीनियर वैज्ञानिक सहायक के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई। इनका पक्षियों की तरह उड़ान भरने का बचपन का सपना यहाँ तक भी पीछा कर रहा था। कलाम ने मन ही मन सोचा, वायुसेना में विमान उड़ाने का सपना भले ही पूरा ना हो सका हो, विमान बनाने और उसकी सांस सवार करने का अवसर तो मिल ही गया। यहाँ प्रतिभाशाली कलाम ने अपने वरिष्ठ अधिकारी आर वरदराजन के निर्देश में एक पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक आवाज से भी जो तेज होती है लक्ष्य भेदी विमान का आलेख तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली। 3 वर्ष बाद कलाम को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलोर में स्थानांतरित कर दिया गया, उनका तबादला हो गया। यहाँ इन्होंने अथक परिश्रम करके स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट यानी मंडराले वाली मशीन बनाने में विकसित करने में सफलता प्राप्त की। कलाम अपनी विशिष्ट प्रतिभा एवं परिश्रम के बल पर उन्नति के उच्च सोपानों पर चढ़ते जा रहे थे। इनकी प्रतिभा एवं कार्य क्षमता से प्रभावित होकर इन्हें भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए रॉकेट अभियंता के पद पर नियुक्त कर दिया। शीघ्र ही रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकी के बारे में नासा के विषय में आपने सुना होगा, जो अमेरिका का राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के नाम से जाना जाता है। तो नासा में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इन्हें 6 माह के लिए अमेरिका भेजा गया। वहां एक चित्र में टीपू सुल्तान की सेना को अंग्रेजों की सेना के साथ रॉकेटों से युद्ध करते देख युवा वैज्ञानिक कलाम का मन विचित्र स्वाभिमान से भर गया। स्वदेशी रॉकेट की कल्पना उनके मन में गहराई से जाकर बैठ गई।
थुम्बा के रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र में लौटकर कलाम अपने सहयोगियों के साथ अनुसंधान कार्य में जुट गए। धैर्यपूर्वक कार्य करके रोहिणी और मेनका नाम के 2 भारतीय रॉकेट तैयार किए गए। सैनिक विमानों को विपरीत परिस्थितियों में अतिरिक्त बल देने के लिए राटो मोटरों की ज़रूरत थी। राटो रॉकेट की सहायता से विमानों को उड़ान भरने में सहायता करने वाली विशेष प्रणाली है। रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम अर्थात राटो, जो विदेशों से मंगवाई जाती है। प्रोफेसर विक्रम साराभाई विख्यात भारतीय वैज्ञानिक जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के अगुआ वैज्ञानिक थे, उनकी प्रेरणा से कलाम साहब ने स्वदेशी राटो मोटर बनाने में सफलता प्राप्त की। इनकी प्रतिभा को देखकर इन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया। उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल स्वदेश में विकसित करने की योजना बनी तो कलाम साहब को ही इस योजना को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। यह कठिन चुनौती भरा कार्य था, साथ ही समय साध्य थी, यानी इसको सिद्ध करने में समय भी लगने वाला था। इसी दौरान कलाम साहब के बहनोई और आदरणीय पिताजी का देहांत हो गया। यह कलाम साहब के लिए अपूरणीय क्षति थी, किंतु कर्मनिष्ठ कलाम साहब अपने व्यक्तिगत दुख को अपने कलेजे में छिपाए राष्ट्र के गौरव का संवर्धन यानी राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने में तत्पर रहे। 10 अगस्त 1979 को SLV-3 की परीक्षण उड़ान हुई, लेकिन दुर्भाग्य कलाम साहब और उनके साथियों का वर्षों का परिश्रम कुछ ही मिनटों में निष्फल हो गया। SLV-3 का उड़ान का प्रारंभ तो ठीक प्रकार हुआ था, किंतु अचानक ही एक गड़बड़ी पैदा हुई और पूरा यान प्रारंभ होने के 317 सेकंड के बाद ही प्रक्षेपण स्थल से 508 किलोमीटर दूर समुद्र में जा गिरा। यह बहुत बड़ी दुर्घटना थी। दुर्घटना के कारणों की समीक्षा तथा खोज की गई। सत्यनिष्ठ कलाम साहब ने कोई बहाना न बनाते हुए इस दुर्घटना की पूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इस दुर्घटना से उन्हें बड़ा आघात पहुंचा था, परंतु अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व के अनेक महान वैज्ञानिकों को भी प्रारंभिक असफलताओं का सामना करना पड़ा। इस विचार से उन्हें कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। कलाम साहब के नेतृत्व में मेधावी वैज्ञानिकों की यह टोली फिर नए उत्साह के साथ काम में जुट गई और 18 जुलाई 1980 को प्रातः 8:03 पर 100% स्वदेशी तकनीक से निर्मित SLV-3 ने सफल उड़ान भरकर भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का एक नया इतिहास लिख दिया। यह बहुत बड़ी सफलता थी। अब भारत उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता वाला दुनिया का 5वां देश बन गया था। कलाम साहब का आशावाद इतना प्रबल था कि उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे 5वें का पट्टा उतारकर दुनिया का पहला देश बने। सारे देश ने कलाम साहब की योग्यता के मुक्त कंठ से प्रशंसा की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अगले दिन सवेरे ही दिल्ली आने का बुलावा भेजा। अब तो कलाम साहब के सामने बड़ी कठिन समस्या उपस्थित हुई। यह समस्या SLV-3 की उड़ान को लेकर नहीं थी, समस्या थी कलाम साहब के कपड़ों को लेकर। उन्हें लगा कि उनकी विलक्षण सादगी ही मार्ग में बाधा बनकर उपस्थित हो गई है। वे रोजाना की तरह सादे कपड़े और हवाई चप्पल पहने थे। प्रधानमंत्री से मिलने जाते समय अच्छे स्तर के कपड़े पहनने तो आवश्यक थे। ऐसे समय में प्रोफेसर धवन ने इस समस्या का समाधान उन्हें यह कहकर किया था कि अपने कपड़ों की चिंता मत करो, तुम अपनी सफलता से सुसज्जित हो। कलाम साहब ने इसरो में 18 वर्ष तक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करने के बाद 1 जून 1982 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के निदेशक का कार्यभार संभाला। ऐसे सुयोग्य वैज्ञानिक को अपने बीच पाकर वहां के समस्त वैज्ञानिकों में नवीन उत्साह का संचार हो गया। कलाम साहब के निर्देशन में प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की टोली प्रक्षेपास्त्रों के विकास के कार्य में जी जान से जुट गई। फिर तो बस सफलताओं की झड़ी ही लग गई। 16 सितंबर 1985 को सतह से हवा में मार करने वाले त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण हुआ। 25 फरवरी 1988 को जब जमीन से जमीन पर मार करने वाली सर्वश्रेष्ठ मिसाइल पृथ्वी को सफलतापूर्वक छोड़ा गया तो दुनिया भर में तहलका मच गया। 7 बड़े राष्ट्रों ने भारत
को निर्देशित मिसाइल के विकास कार्यक्रमों के लिए अपनी तकनीक देने से मना कर दिया, लेकिन स्वावलंबन यानी अपने भरोसे रहने वाले कलाम साहब और उनके सहयोगियों ने इस क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक विकसित करके बड़े राष्ट्रों के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी। इतना ही नहीं, 22 मई 1989 को कलाम साहब के निर्देशन में ही अग्नि नामक शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र का सफल प्रक्षेपण हुआ तो सारा राष्ट्र गदगद हो उठा था। भारत एक नहीं 5-5 मिसाइलों वाला देश बन गया। यह कलाम साहब के दृढ़ संकल्प, सतत परिश्रम एवं बुद्धि कौशल के कारण ही संभव हो सका। राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में बद्परिकर कलाम साहब ने पोखरण अणु विस्फोट में महत्वपूर्ण योगदान करके देश को अणुशक्ति संपन्न राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। इस सफलता पर कुछ देशों ने बौखलाहट का प्रदर्शन भी किया, किंतु कलाम साहब के वैज्ञानिक अनुसंधानों के करिश्मों के कारण सारी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मानने लगी। कलाम साहब को अपने देश से असीम प्रेम था। उन्हें अपने मनीषी पूर्वजों की ज्ञान गरिमा पर गर्व था। वे आधुनिक प्रक्षेपास्त्रों का मूल प्राचीन भारतीय अग्निबाण एवं अस्त्रों में खोजते थे। एक अन्य बात कलाम साहब को अन्य वैज्ञानिकों से विशिष्टता प्रदान करती थी। देश के अधिकांश सफल वैज्ञानिकों की शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई थी, लेकिन जबकि कलाम साहब ने सारी शिक्षा अपने गृह राज्य तमिलनाडु में ही प्राप्त की थी। स्वदेशी साधनों का प्रयोग करते हुए प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में इन्होंने जो चमत्कार कर दिखाए, उन्हें देखकर प्रत्येक भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। डॉक्टर कलाम साहब बनावट एवं मिथ्या आडंबरों यानी झूठे प्रदर्शन से कोसों दूर थे। विलक्षण प्रतिभा के स्वामी होते हुए भी सादगी एवं सरलता उनके स्वभाव में रची बसी थी। निकट संपर्क में रह रहे उनके सहयोगी उनके आत्मीयतापूर्ण व्यवहार की प्रशंसा करते नहीं थकते। अहंकार और आत्म प्रदर्शन के दुर्गुण उन्हें छू कर भी नहीं गए थे। वे सहकारिता यानी मिलजुल कर काम करने में गहरी आस्था रखते थे। अपनी सफलताओं का श्रेय अपने को न देते हुए उन्होंने उन अद्भुत सफलताओं को अपने सहयोगी वैज्ञानिकों की संयुक्त प्रयास का परिणाम बताया है न। यह इनकी विनम्रता एवं शालीनता का उत्कृष्ट निदर्शन। मार्गदर्शन करने वाले अपने से वरिष्ठ वैज्ञानिकों के प्रति डॉक्टर कलाम साहब के मन में अत्यंत समादर का भाव रहा। साथ ही अपने पूर्व शिक्षकों के प्रति श्रद्धा की भावना समय बीतने के साथ ही इनके मन में अधिकाधिक गहराती गई थी। एक बार जब ये मदुरै के कामराज विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में गए थे। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालयों में छात्रों की शिक्षा पूर्ण होने पर उपाधि वितरण का समारोह होता है। जब वे वहाँ गए तो अपने 80 वर्षीय वृद्ध शिक्षक अय्यादुरै सोलोमन को खोजते खोजते मदुरै से बाहर छोटी सी बस्ती में बने उनके घर तक जा पहुंचे और अपने आदरणीय गुरुजी को दीक्षांत समारोह में ले जाकर अपने साथ सम्मान पूर्वक मंच पर बैठाया था। गुरु भी अपनी महान शिष्य की गुरु भक्ति देखकर अत्यंत गदगद हो उठे थे। डॉक्टर कलाम स्वप्न दृष्टा थे, यानी स्वप्न देखने वाले और नवीन कार्यों की कल्पना करने वाले थे और अपने उन सपनों को साकार करने में सक्षम भी रहे थे। विचित्र बात यह थी कि विलक्षण वैज्ञानिक कलाम साहब मिसाइलों के शोध एवं विकास की सीमाओं में ही बंदी नहीं रहे। अपनी 18 घंटों की व्यस्त दिनचर्या में से वे समय निकालकर तमिल साहित्य का अध्ययन एवं कविता लेखन भी करते रहे। वे समर्थ विचारक भी थे। उनके विचार अत्यंत प्रेरणाप्रद हैं। युवा पीढ़ी के लिए उनका महत्वपूर्ण संदेश है। हमारे युवकों को सपने देखने चाहिए, सपनों को विचार में बदलना चाहिए और विचारों को कार्यवाही के जरिए हकीकत में बदलना चाहिए। जादवपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर उन्होंने युवाओं से सचमुच इतनी सारगर्भित यानी महत्वपूर्ण बात कही थी कि ठोस उपलब्धियां हासिल करने के लिए हमें और ज़्यादा समर्पित होना पड़ता है। कायर लोग कठिनाइयों में हार मानकर बैठ जाते हैं, किंतु यह तो कठिनाइयों का नकारात्मक पक्ष है। कठिन समस्याओं के उज्जवल पक्ष को डॉक्टर साहब ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। समस्याएं हमारे अंतर्निहित यानी हमारे भीतर छिपी हुई साहस एवं बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है। ठीक भी है, जीवन में कठिनाइयों से संघर्ष न करना पड़े
तो व्यक्ति के साहस एवं बुद्धिमानी की परीक्षा का अवसर ही कहाँ आएगा। कठिनाइयों से जूझ कर ही व्यक्ति के इन गुणों का प्रस्फुटन यानी प्रकट व्यक्ति के ये गुण प्रकट हो पाते हैं एवं उसका विकास संभव हो सकेगा। कृतज्ञ राष्ट्र ने कलाम साहब द्वारा की गई राष्ट्र सेवाओं के कारण उन्हें सन 1997 में भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित किया। इससे पूर्व केवल 2 अन्य महान वैज्ञानिकों को ही यह सम्मान प्राप्त हुआ था। वे 2 वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन और डॉक्टर विधान चंद्र राय। इसके साथ ही अनेक विश्वविद्यालयों ने कलाम साहब को डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान करके उन्हें सम्मानित किया। फिर 25 जुलाई 2002 को इस महान विभूति ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत के सर्वोच्च पद को सुशोभित करने वाले ये प्रथम वैज्ञानिक एवं अविवाहित व्यक्ति थे। राष्ट्र के महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने के साथ साथ वे किशोरों एवं युवाओं के कार्यक्रमों के लिए समय अवश्य निकाल लेते थे। उनका विश्वास था कि युवा शक्ति की समुन्नति से ही राष्ट्र का विकास संभव है। ये बड़ों लोगों के लिए विशिष्ट आदर के पात्र थे, साथ ही बच्चों में भी अत्यंत लोकप्रिय थे। आज भी बच्चे उन्हें अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में मानते हैं। डॉक्टर कलाम को निराशावाद तो छू भी नहीं गया था। वे भारत के उज्जवल भविष्य के विषय में पूर्णतया आश्वस्त थे। उनका विश्वास था कि देश 2020 तक विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा होगा। सितंबर 2004 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने शांति, सद्भाव एवं आतंकवाद पर अंकुश का संदेश देते हुए कहा था कि विश्व के 2 बड़े लोकतांत्रिक देशों दक्षिण अफ्रीका एवं भारत को संयुक्त प्रयास करने चाहिए। नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी की भूमि विश्व भर के लिए प्रेरणा स्रोत बननी चाहिए। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा डॉक्टर कलाम साहब को डीएससी की मानद उपाधि प्रदान किए जाने के अवसर पर कलाम साहब के गुणों पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री ने बहुत सटीक बात कही थी। श्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो जितना समाज से लेता है उससे अधिक उसे वापस देने की इच्छा करे। यह डॉक्टर कलाम में यह गुण कूट कूट कर भरा है। कोई भी शब्द उनके महान कार्यों से छोटे हैं। डॉक्टर कलाम साहब विशुद्ध शाकाहारी थे। वे अविवाहित थे। परिवार की चिंताओं से मुक्त रहकर उनके जीवन का एक एक क्षण राष्ट्र के लिए समर्पित था। फिर आया 27 जुलाई 2015 का वह काला दिन। अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति पद से मुक्त हुए लगभग 3 वर्ष बीत चुके थे। वे मेघालय की राजधानी शिलांग के एक शिक्षण संस्थान में एक व्याख्यान देने गए हुए थे। व्याख्यान उन्हें प्रारंभ ही किया था। अचानक उनके सीने में तीव्र पीड़ा हुई और वे मंच पर ही गिर गए। उन्हें तुरंत समीप के अस्पताल ले जाया गया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। यह खबर फैलते ही पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया। डॉक्टर कलाम साहब अत्याधुनिक भारत के उन चंद विभूतियों में से एक थे जिनका समाज के सभी वर्गों में समान रूप से आदर है। सादगी, सरलता और कर्मनिष्ठा उनके स्वभाव में बसी हुई थी। वे प्राचीन भारतीय मनुष्यों की कोटि के व्यक्ति थे। उन पर राष्ट्र को गर्व है। निसंदेह उनके बताए गए मार्ग पर चलकर भारत शीघ्र ही सर्वोन्नत देशों की पंक्ति में सम्मिलित होगा। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तथा शब्दार्थ याद करेंगे। धन्यवाद।